हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब मैं अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ इनकम टैक्स की। मैं आप लोगों के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, मैं बता रही हूँ आपको कि इनकम टैक्स से आज स्टार्ट करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में यूनिट 1 2 तो कंप्लीट मैं एटलीस्ट कर लूँ। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट अपडेट जल्द से जल्द आपको मिल जाए। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? अ टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल, मीन्स शॉर्ट में ख़त्म करते हैं। ठीक है। एक कोई भी इनकम जो कि एक पर्सन अर्न कर रहा है और उसके बदले कुछ टैक्स पे कर रहा है। ठीक है। मतलब कि क्या, कि कुछ भी इनकम हमने अर्न की उसका कुछ परसेंट हमने जो पे किया वो हमारी टैक्स हो जाएगी। तो इनकम हमने अर्न की एंड देन हमने टैक्स पे किया तो बन गया इनकम टैक्स। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स क्या हो गया, नाम से ही पता चल रहा है। प्रीवियस यानी पहले का, यानी पिछला साल। अगर प्रीवियस ईयर, मैं पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में बहुत कंफ्यूज होती थी, बट नॉर्मल सी चीज़ ये है, प्रीवियस ईयर जब हम खर्च करेंगे तब उसका हम हिसाब किताब करेंगे ना। जब हम खर्च करेंगे तभी उसका हिसाब किताब करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हमने अर्निंग की होती है, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिस ईयर में हमने की हुई, जो मतलब हमने खर्चा किया है या इनकम अर्न की है उसके बाद उसका हम टैक्स पे करते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं पर्सन। पर्सन, अब पता है इनकम टैक्स जो है इसमें पर्सन का मतलब अलग होता है, और जो पे करने वाला, जहाँ पे हम जिसको पर्सन कहते हैं उसका मतलब असेसी हो जाता है। ठीक है। चलो, पर्सन का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन 2 में आ जाता है, सब सेक्शन 31 में। पर्सन का मतलब कौन है? कोई एक इंडिविजुअल, एक एक HUF या कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या कोई एसोसिएशन। ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें, ये सारी सारी पर्सन कहलाती हैं, बट इनमें जो पे करता है, यानी कि जो टैक्स पेयर होता है, उसको कहा जाता है SSC। इनमें से ये सब पे करते हैं टैक्स। ठीक है। ये अलग 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 कॉलम्स हैं। ठीक है। ये अलग अलग कॉलम्स हैं, उनमें से जो पे करता है टैक्स उनको हम कहते हैं एसएससीज। आई थिंक फर्स्ट पेज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट अब आप आगे बढ़ती हूँ ना। ये हेड ऑफ इनकम, तो हमारी मेन जो है वो 5 हेड ऑफ इनकम्स हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ऑफ इनकम। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज आगे आने वाले यूनिट्स जो हैं वो इन्हीं के साथ हैं। तो यूनिट 2 जो हमारा पूरा जाएगा वो सैलरी पे जाएगा। यूनिट 3 हमारा हाउस एंड प्रॉपर्टी पे, यूनिट 3 हमारा हाफ ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। और 4 जो बिज़नेस और प्रोफेशन ये भी हमारा यूनिट 3 में ही जाएगा। कैपिटल गेन जो है यूनिट 4 है, और अदर सोर्स ऑफ इनकम भी हाफ ऑफ 4 है, कुछ थोड़ा सा 5 में है। चलो, अब क्या है कि ना, स्पेशल रेट है कुछ इनकम टैक्स के ऊपर। तो इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसके ऊपर 20% का ऑफ रहता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें 15% का होता है। कैजुअल इनकम होती है। ठीक है। अब चलो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो हमें पता चल गया। अब ये कैजुअल क्या होती है। सपोज़ करो हमें कोई लॉटरी लगी। ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति तो हम सब देखते ही है ना। तो कौन बनेगा करोड़पति में किसी ने जीता अमाउंट। ठीक है। अब उसका क्या है, ऐसा नहीं है कि हाँ वो अगर 2 करोड़ रुपए जीत रहा है तो फिर पूरे के पूरे 2 करोड़ उसके हो जाएंगे, राइट। उसमें से क्या होता है, उस जीती हुई अमाउंट में से कुछ जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, एंड आफ्टर दैट जो टैक्स के बाद जो अमाउंट बचता है वो उस पर्सन के पास जाता है जिसने जीता होता है। तो वो कैजुअल टैक्स में, कैजुअल इनकम में चला जाता है। ओके। नाउ इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। यूनिट 1 का चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, चैप्टर 2 हमारा एग्रीकल्चर इनकम है। तो मैं बताती हूँ एग्रीकल्चर में सबसे नॉर्मल सी चीज़ की एग्रीकल्चर इनकम जो होती है हमारी वो एग्जाम्प्ट में जाती है। ठीक है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि सारे की सारी इनकम हमारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी एग्रीकल्चर की। ठीक है। तो उसका सबसे इजी जो है वो है ये कि एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम। एग्जाम्प्ट वो कब होती है, जब आपके पास एक मात्र वही सहारा है इनकम का। ठीक है। अब क्या है, एग्जाम्प्ट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन A1 में दिया गया है जो एग्रीकल्चर इनकम का है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम
चैप्टर 2 हमारा ख़त्म। चैप्टर 3 पे आते हैं, जो कि हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो अलग अलग सब के लिए डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो हमारे मैं जो अभी बता रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ इंडिविजुअल का, HUF का, और बाकी जो है वो मैंने बुक में अंडरलाइन कर दिया है। मैं आप लोग को बुक जो है वो PDF के साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। सो इंडिविजुअल के लिए क्या है कि वो नॉर्मली जो फिज़िकली वो क्या है, वो इंडिया में रहना चाहिए 182 डेज़ तो होने ही चाहिए उसको, ठीक है। या तो जो 365 डेज़ है उसमें से 60 डेज़ कंप्लीट उसको होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। ऐसा नहीं वो आ रहा है जा रहा है, और अगर वो आ रहा है जा रहा वाला है ना, तो वो हमारा रेसिडेंशियल में काउंट नहीं होगा, वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। सेम ऐसे HUF का, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, उसमें हम किसको कहेंगे, उसका जो सेट ऑफ है, यानी कि हिंदू जो हमारा HUF का है, उसका सारा कंट्रोल जो है वो इंडिया में होना चाहिए। उसका मैनेजमेंट वगैरह जितना काम है सब इंडिया में होना चाहिए, और कर्ता जो है वो इंडिया में कम से कम 729 डेज़ तो रहा ही होना चाहिए, तभी उस HUF को रेसिडेंशियल कहा जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसका कुछ भी बाहर है, यानी कि एक HUF वो बता रहे हैं खुद को, एंड उनका जो सारा का सारा कंट्रोल है वो बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो HUF के अंदर नहीं आएगा। या उनके कर्ता जो है वो बाहर ही रहते हैं, तो वो HUF में नहीं आएंगे, वो एक नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। आई होप लेसन 3 भी यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। तो चैप्टर 4 में जो हमें दिया गया है वो एग्जाम्प्ट के लिए दिया गया है कि कुछ हमारे जो टैक्स होती हैं, कुछ हमारे इनकम में कुछ ऐसी टैक्सेस हैं जो कि हमारी एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं, ठीक है। लाइक इसमें क्या होता है कि सपोज़ एग्रीकल्चर इनकम, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एग्रीकल्चर इनकम हमारे एग्जाम्प्ट में चली जाएगी, ठीक है। या अगर आप किसी चीज़ में डोनेशन करते हैं, वो आपके एग्जाम में चली जाएगी। या आपने जैसे स्वच्छ भारत कोष का था, उसमें अगर आप दे रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम में चली जाएगी। तो छोटे छोटे अमाउंट करके एक तरह से देखा जाए तो ये सही है। अब इसमें क्या है, एग्जाम भी जो है वो 2 टाइप की है, तो हमने तो ऊपर तो पढ़ा नॉर्मल। अब इसमें क्या है, एक पार्टली एग्जाम्प्ट भी होती है। आप बुक में देखोगे पार्टली एग्जाम्प्ट के नाम से आएगा। तो पार्टली एग्जाम्प्ट वो एग्जाम्पशन होती है जो कि होती है बट वो कम अमाउंट में लगती है, ठीक है। यानी जो हमारी एग्जाम्प्ट वाली होती है वो पूरी तरह से छूट होती है, बट ग्रेजुएटी में कुछ होता है, ठीक है। अब ग्रेजुएटी जो है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब ग्रेजुएटी होता क्या है, तो ये अ सम ऑफ मनी पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर इन द कंपनी। इट मीन्स वो पैसे, ठीक है, पैसे नहीं बोला सही रहेगा, वो अमाउंट या वो मनी जो कि एक एम्प्लॉयर कौन होता है, जिसके यहाँ पर एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा होता है, उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। जब एक एम्प्लॉयर एक अपने एम्प्लॉय को उसके वर्क करने के बदले में कुछ प्रोवाइड करता है, कुछ मनी पे करता है, तो उसको हम ग्रेजुएटी कहते हैं। बट ऐसा नहीं कि 1 महीने में काम करके छोड़ने वाले को आप मतलब कि आप बोलोगे कि हमें ग्रेजुएटी चाहिए। तो ग्रेजुएटी भी जो गवर्नमेंट सर्विस है उनके लिए है, और इसको कम से कम आपका 5 ईयर्स तो होना ही चाहिए कंप्लीट, ठीक है। नाउ आ जाते हैं यूनिट 2 की तरफ, जो कि हमारा फर्स्ट मैंने बताया था सैलरी से स्टार्ट होगा। जो हमने काइंड ऑफ इनकम पढ़े थे अभी, या टाइप ऑफ इनकम्स पढ़े थे, तो उसमें फर्स्ट हमारा सैलरी था, ठीक है। तो सैलरी में हम सबसे पहले क्या, सैलरी के जो सेक्शन है वो 15, 16 एंड 17 में दे दी है। काइंड ऑफ सैलरी में क्या है, एरियाज़ है हमारे, बेसिक सैलरी है, ग्रॉस है, टैक्स फ्री सैलरी है, एडवांस सैलरी है, फॉरगोइंग सैलरी है, सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, और प्लेस ऑफ अक्रूअल है। तो ये तो हमारे पास काइंड्स हैं, ये आप लोगों के लिए नॉर्मल है, तो इसीलिए मैं इसको ब्रीफ में नहीं बता रही हूँ, बाकी मैंने अंडरलाइन बुक में कर दिया है इसका। अब आ जाते हैं यूनिट 2 के लेसन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि लेसन नंबर 2 पे, सॉरी लेसन नंबर 6 पे, सैलरी 2 पे। इसमें क्या है, इसमें आपको ना 2 चीज़ें दी गई होंगी, एक दिया होगा अलाउंस और दूसरा दिया गया हो एग्जाम्प्ट के लिए, ठीक है। तो अब अलाउंस क्या होता है, एनी मॉनेटरी बेनिफिट ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर्स ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी आर नोन एज सैलरी अलाउंस। इसका एग्जाम्पल, इसका पहले मैं बताती हूँ होता क्या है। क्या होता है कि कुछ अलाउंस जो कुछ एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो अपनी एम्प्लॉय को
किसी वर्क को करने के लिए कुछ छूट देते हैं, अलाउड करते हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी किस में चली जाती हैं, अलाउंस में चली जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे डीए है, ठीक है, ये ओवर टाइम अलाउंस है, टिफ़िन अलाउंस है, तो इसकी एग्जांपल है। या अब आ जाते हैं हमारे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस पे। ये 3 पार्ट में डिवाइड है आपके इस चैप्टर में। ब्रीफली में मैंने बुक में कर दिया है, बट इसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो अलाउंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड है आपका पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। तो इसमें क्या है, ये एचआरए है ना, ये हाउस रेंट अलाउंस होता है। फिर एजुकेशन का अलाउंस, या हॉस्टल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा था उसका, तो इस तरह के अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब कुछ है फुल्ली, कैसे फुल्ली, सबसे बड़ा एग्जांपल अलाउंस टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट आर नॉट टैक्सेबल, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी चैप्टर का लास्ट हमारा बच गया है पर्क्यूट्स। इसमें क्या है, ये क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज एनी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट और बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिसर और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। का मतलब क्या हो गया इसमें, नॉर्मल सा समझो। सपोज़ करो रमेश एक लड़का है, ठीक है। रमेश क्या, एक नॉर्मल सी चीज़, जब कोई मीटिंग पे जाता है, हमारे पापा वगैरह कहीं बाहर जाते हैं, तो क्या होता है, उनको ऑफिस की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक उनको कार मिल जाती होगी, या होटल का खर्चा मिल जाता होगा, या होटल बाहर कर रहने के लिए मिल जाता होगा, उनको एरोप्लेन के टिकट्स मिल जाती होगी। तो जितनी भी टैक्स ये लगनी चाहिए सारी की सारी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को मिलती हैं, और इस पर कोई भी एम्प्लॉय इस पर टैक्स पे नहीं करता है। तो ये सारे के सारे हमारे किस में चली जाएंगे, प्रीक्यूट्स में चली जाएंगी। यानी कि आपकी सैलरी लेसन नंबर 6 का जो सैलरी पॉइंट नंबर 2 है उसमें चली जाएंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर सैलरी पार्ट नंबर 3 पे। तो इसमें क्या, सैलरी को डिडक्शन के लिए बताया गया है। सैलरी डिडक्शन जो है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड करके बताई गई है। फर्स्ट आपकी हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड हो गई इंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड थर्ड हो गई आपकी प्रोफेशन टैक्स। अब इसमें ना 80 जो है हमारा बहुत फेमस है, इसमें अलग अलग है, 80C है, 80D है, ठीक है। तो अलग अलग इसमें है। तो ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। जब हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे ना तब उसमें दिया गया है, बट इसमें अभी इतना ही था चैप्टर नंबर 7 में। सो अब हमारा लास्ट चैप्टर आ जाता है यूनिट 2 का लेसन नंबर 8। वैसे ही होना चाहिए था यूनिट 3 में, बट यूनिट 2 में है, कोई नहीं। ये है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी क्या है वो तो आपको पता ही है कि किस तरह की है, लेकिन हाँ उसके कुछ पॉइंट्स हैं। द हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। नॉर्मल सी चीज़ कि एक कोई भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि लैंड के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब यही है। दूसरा, जो टैक्स पे करने वाला है वो ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। थर्ड क्या है, वो जो प्रॉपर्टी जिसके रिगार्डिंग आप ये टैक्स पे कर रहे हैं वो बिज़नेस के पर्पस से नहीं होना चाहिए। अब कुछ जगह ना इसमें भी छूट मिली हुई है, ठीक है, कुछ जगह पे छूट मिली हुई है। जैसे कि कोई खुद से रह रहा है उसमें, उसके पास दूसरा कोई मकान नहीं, उसमें खुद से रह रहा है, या एजुकेशन के लिए उसने अपने मकान को रेंट पे दे रखा है, या हॉस्पिटल के लिए को दे रखा है उसने अपना पूरा, इसमें उसको नहीं लगेगा। अब इसमें 3 तरह की मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी को वैसे तो 2 पार्ट में हम देखते हैं, बट इसमें 3 पार्ट में दिया हुआ है। तो 2 पार्ट जो है वो है लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो लेट आउट क्या है, जो रेंट वाले होते हैं वो हमारे लेट आउट में चले जाते हैं, और सेल्फ ऑक्यूपाइड तो जो हम खुद से रहते हैं। डीम्ड ये एक्स्ट्रा में आ रखा है, हमारे बुक में था, सो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको शॉर्टकट में यूनिट 1 2 ख़त्म मतलब हो चुकी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं कल मैं यूनिट 3 अपलोड करूँगी तो आपको उसका मिल सके नोटिफिकेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।